तो आप सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही एक बेहतर जीवन जी रहे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अपने आसपास जो भी बेहतर चीज़ें हो रही हैं उसमें अपना साथ दे रहे होंगे। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जब भी हम प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या अपने बैंक में अगर कार्य करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको संज्ञान में रखते हुए हमको उन योजनाओं के बारे में जानकारी रखनी होती है। कारण क्या है, जब भी प्रमोशन एग्जाम में जाते हैं तो एक भाग ऐसा है जिनमें से 20% सवाल जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से आते हैं। तो बहुत सारे जो पॉपुलर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम हैं जिनमें आप जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया। तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जो हैं आपके प्रमोशन एग्जाम्स में एक स्थान सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिनके बारे में हम कम जान पाते हैं, जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में आप जान पाएंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में डिटेल रूप से जान पाएंगे। नमस्कार कर रहे हैं हमारे साथी, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वाति जी नमस्ते कर रहे हैं, तो सभी साथियों को स्वाति जी की तरफ से नमस्कार और आप सभी की ओर से स्वाति जी को भी नमस्ते। हाँ, और कोई साथी बता पाएंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, क्योंकि मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ। स्वाति जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? रितु जी। हाँ हम्म। जी सर, आवाज आ रही है। अरे वाह, आवाज़ आ रही है। कैसे हैं आप, कैसी चल रही तैयारी आपकी? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया चल रही है। ओके। जी सर। तो आपने क्या करनी है कि एक एक स्कीम्स को पढ़कर उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद क्रिएट करके आगे बढ़ते जाना है। और एक एक योजनाओं को जब सीख लेंगे ना तो आपका खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। तो आज मैं ना बात करने के लिए आपके बीच आ गया। अदरवाइज आज का शेड्यूल नहीं रहता, जब वीक ऑफ रहता है तो हम लोग सेशन नहीं लेते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के बाद अगर समय मिलता है तो मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ। इसीलिए ज़्यादा साथी हमारे जुड़े नहीं हैं। फिर भी जितने साथी जुड़े हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं। और ये सेशन जो है नहीं जुड़े साथी बाद में देख सकेंगे। और आज का ये जो सेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर का भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। आज के सेशन में हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ एक बहुत ही अच्छे योजना के बारे में जानकारी के लिए। तो सबसे पहले जब किसी योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो पहला सवाल जो इम्पोर्टेंट होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, इसका फुल फॉर्म होता है ना। फुल फॉर्म होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो PMMSY का अगर फुल फॉर्म वो पूछेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना ऐसा नाम आप क्लिक कर दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है कि ये योजना कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन या इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन करती है इसका। तो इसका जो मिनिस्ट्री है, द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये तो आप अभी जान गए। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मत्स्य योजना संपदा योजना है। और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री है वो द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। और मत्स्य जो इसको इसका जो डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इसको अगर हम अगर मिनिस्ट्री की भी बात करेंगे तो मिनिस्ट्री को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस योजना का जो मिनिस्ट्री है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके जो मिनिस्टर हैं श्रीमान गिरिराज सिंह साहब हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। अगर आप इतना जान लेंगे तो भी आपको सही रहेगा। तो मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत में असीम संभावनाओं को देखते हुए
केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नामक एक नई फ्लैगशिप योजना प्रारंभ की, और इसके लिए एक जो इन्वेस्टमेंट दिया, 20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया, और ये मंत्रालय द्वारा ये विशेष योजना जो है अनुमोदित की गई, जिसका नाम है PMSSY। और इसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखे होंगे, जब भी किसानों की बात करें तो उनका एग्रीकल्चर जो है, उसके अलावा अन्य माध्यमों में उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए और दूसरे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कामों में उनके आय को बढ़ाने की जो है ये योजनाएं बनाई गई हैं। तो ये योजना जो है किसानों के लिए, और जो नीली क्रांति से जुड़े हैं, जो नीली क्रांति से जुड़े हैं, साथ ही साथ पारिस्थितिक रूप से, परिस्थिति रूप से स्वस्थ और आर्थिक रूप से व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्य क्षेत्र में एक ऐसी योजना है जो पूरे देश के मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितग्राहियों को आर्थिक रूप से समृद्ध और उनकी खुशहाली और देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान करने के उद्देश्य से ये इसको बनाया गया है। और इस जो अभी अगर हम परिदृश्य में देखेंगे, जहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ है, इस स्क्रीन में से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि भारत में बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए एक एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट 20,050 करोड़ का जो है, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ फिशर्स। जो वेलफेयर है, जैसे कि अभी मैं बताया आपको कि जो भी पारिस्थितिक रूप से मछुआरों के लिए और मत्स्य किसानों के लिए और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि और उनकी खुशहाली के लिए एक अनुमानित जो इन्वेस्टमेंट 20,050 करोड़ का रखा गया है। और ये स्कीम जो है उसको जो है उसका उद्देश्य पूरा करेंगे कितने, 5 साल में। तो PMSSY इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो आपको इस स्क्रीन में से इस योजना के बारे में प्रथम दृष्टया इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके मिनिस्ट्री क्या है, और इसका उद्देश्य क्या है, और इसका पीरियड क्या है। 5 साल के लिए ये योजना है, 2020 से 2021 से लेके 2024-25। 5 साल में 20,050 करोड़ का अनुमानित इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लाया जाएगा। और ब्लू रिवोल्यूशन और सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट जो फिशरीज के क्षेत्र में, साथ ही साथ उनके वेलफेयर के लिए, जो फिशर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए इस पर काम किया जाएगा इस योजना के बारे में। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात देखते हैं। अगर स्कीम के इंट्रोडक्शन की बात करें, वाह कितना बढ़िया लग रहा है ना फोटो देख के, है ना। ऋतु किरण जी कहाँ है? हम्म। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसा लग रहा है आपको देख के? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। मतलब ऐसे तो ये जो मछली उत्पादन को आप जब देखने जाएंगे ना किसी यूनिट को, तो बहुत अच्छा लगता है ना। क्यों क्यों अच्छा लगता है बताइए, उसका रीजन क्या है ऋतु किरण जी? क्योंकि ना ये कैश क्रॉप जैसा है, मतलब एकदम नगद है, फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं ऋतु जी? यस सर। आपने देखे ना, बाजार जाते होंगे तो एकदम मछली एकदम कैसे बिकता होगा, है ना। तो इसमें क्या है, तुरंत कैश जो है किसानों के पास या जो मछुआरों के पास, जो मत्स्य किसान है उनके पास आ जाता है। तो अगर इस स्कीम का इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं बातों बातों में आपको बता भी चुका हूँ कि PMSSY इज डिजाइन टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप्स in the fisheries value chain from the fish production, productivity and quality to the technology and post harvesting in infrastructure and marketing। तो जो मत्स्य किसान हैं और मछुआरे हैं उनको फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और उनके क्वालिटी टू टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग, पूरा जो चीज़ है इसको लिए, इसमें जो गैप है उसको पूरा करने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है वो मॉडर्नाइज हो, सशक्त हो, वैल्यू चेन हो, मार्केटिंग का चेन पूरा हो, साथ ही साथ इनहेंस ट्रेसेबिलिटी एंड स्टेब्लिश ए रोबोट फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कि जो फिशर मैन हैं उनको एक सिस्टम दिया जाए। अभी क्या होता है, मछली जो पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उनको एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा इसके लिए
ये योजना जो है बनाई गई है। और भारत जो है पिछले अगर देखेंगे समय में, तो विश्व का सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वालों देशों में से एक है। और इसका वैश्विक उत्पादन जो है, इसका हिस्सा जो है लगभग 8% का है। 8% का है। तो इसी आधार पर भारत सरकार ने इस योजना में अधिकांश मछुआरे जो लोग हैं, वो लघु स्तरीय और मछली पकड़ने वाले लोग इस मत्स्य पालन क्षेत्र में उनको विकास की श्रेणी में लाने के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए, उनमें सुधार को देखते हुए, संपूर्ण कल्याण और समग्र विकास को देखते हुए योजना को शुरू किया गया। और इस योजना की शुरुआत, जैसे कि मैं बताया, 2021 से लेके 24-25 तक 5 साल में इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन को अनुमोदित किया गया है। और इस योजना में अनुमानित जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है 5 सालों में, 20,050 करोड़ का। ये चीजें जो है आप याद करते चलिए। अब बात करते हैं अगला, कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर बहुत सारे जो योजनाएं हैं, इनको दो स्तर पे देखा गया है। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है इस योजना में, इसको दो सेगमेंट में देखा गया है, कंपोनेंट में। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा जो 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा वो केंद्र सरकार का होगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, सीएसएस में, उसमें रेशियो होगा स्टेट और सेंट्रल का। तो दो चीजें आप योजना के बारे में देख लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मत्स्य जो संपदा योजना है, इसमें, इस योजना में दो तरीके से इसको लाया गया है। इस योजना का उद्देश्य में, जैसे कि बातों बातों में बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली उत्पादन, उसकी उत्पादकता, उसकी गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो संरचना है और उसका प्रबंधन है, उसका आधुनिकीकरण है, और जो मछली के मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण है, इन सब का जो प्रबंधन ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ मछुआरों के कल्याण की स्थापना के लिए जो दूरी है उसको मिटाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के दो घटक हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, और पहला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अब इसको इस तरह से देखेंगे कि केंद्र के, अगर मान लीजिए पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो सेंट्रल सेक्टर हो जाएगा, और केंद्र द्वारा प्रायोजित हो जाएगा तो उसमें स्टेट के घटक को शामिल किया जाएगा। और इसका जो अ, उद्देश्य है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का जो उद्देश्य है, उसका ये उद्देश्य है कि जो नॉन बेनिफिशरीज ओरिएंटेड हैं और एक बेनिफिशरीज ओरिएंटेड हैं, इनको ब्रॉडर वे में देखा गया। बेनिफिशरीज ओरिएंटेड है मतलब जो ऑलरेडी इस कार्य में लगे हुए हैं, और जो नॉन बेनिफिशरीज ओरिएंटेड है मतलब जो नहीं है लेकिन उनको भी इस सिस्टम में लाना है। तो इन दोनों के लिए जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो लिया गया है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम केंद्र सरकार 100% इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग पैटर्न है उनके आधार पर करेंगे। तो इनके तीन ब्रॉडर हेड्स हैं। पहला है इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कैसे हो। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग, जो आपका मैनेजमेंट है, तो उनके संरचना, मतलब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक सारे सिस्टम है रखने का, उनको वेसल्स प्रोवाइड कराने का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, मछली पकड़ लिए, उत्पादन हो गया, उसके बाद की जो एक्टिविटी है, उनको मार्केट तक पहुंचाना, उनको सही मूल्य दिलाना। और तीसरा है फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलरिटी रेगुलरिटी फ्रेमवर्क, जो फिशरीज मैनेजमेंट है उनका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो।
तो उसका प्रबंधन और कोई विनिमय ढांचा हो, ये तीन चीजें जो हैं ये ध्यान में रखकर ये अम्ब्रेला योजना बनाई गई है। एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात इस योजना की, द की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ PMSSY। तो जो इसका जो मुख्य जो समझ लीजिए जो विजन है, या इसका जो एक समझ लीजिए एक लक्ष्य जो रखा गया है कि एक जिम्मेदार, समावेशी और न्याय संगत मछली उत्पादन का जो क्षमता है उसका दोहन किया जाए। मतलब हमारे देश में ऐसे मछली जो उत्पादन में लोगों को शामिल किया जाए, साथ ही साथ उन किसानों को एक समावेशी न्यायसंगत तरीके से उस उनकी क्षमताओं का दोहन किया जाए, उनका उपयोग जो है वो मछली उत्पादन में किया जाए, ये इनके लिए जो है उनको प्रमोट किया जाए, एक क्लस्टर अप्रोच दिया जाए, उनको सहयोग किया जाए, उनको सिखाया जाए और मछली उत्पादन के कार्यों में लगाया जाए, उनकी आय में वृद्धि की जाए। यही इस पूरे की इम्प्लीमेंटेशन की योजना का सार है, जिसको मैं इसको रिपीट से पढ़ना नहीं चाहता, आप लोग समझ गए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो चीजें हैं मैं आपको रिपीट कर दूंगा। अब टारगेट क्या रखा गया है? टारगेट जैसा कि एक एस्टिमेट रखा गया है इन्वेस्टमेंट का 20,050 करोड़ का। और दूसरा जो टारगेट है इसमें रखा गया है कि 2024-25 तक 70 लाख टन एडिशनल फिश प्रोडक्शन का एक लक्ष्य रखा गया है। एक 70 जो फिश प्रोडक्शन है, जो 70 लाख टन एडिशनल फिश प्रोडक्शन का एक लक्ष्य है, जिसको आपको याद रखना है। एन एवरेज एक्वा कल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ 5 टन पर हेक्टेयर, मतलब पर हेक्टेयर जो होगा उसमें 5 टन जो है वो एवरेज रखा गया है। एंड ₹1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ये एक लक्ष्य रखा गया है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, 2024-25 तक एक टारगेट की 70 लाख टन एडिशनल फीस प्रोडक्शन होगा, प्रति हेक्टेयर 5 टन का एवरेज प्रोडक्शन होगा, और 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट जो है ये रखा गया है। और अगला जो टारगेट रखा गया है कि 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाना है इस 5 साल में। कितने लोगों को? 55 लाख लोगों को। तो ये बहुमूल्य चीज आपको याद रखना है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या चीज के लिए रखा गया है। 55 लाख लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और ये 55 लाख लोग जो हैं मिलकर जो है प्रति हेक्टेयर 5 टन का उत्पादन करेंगे, और 5 टन के, और दूसरा जो है 70 लाख टन जो है एडिशनल फिश प्रोडक्शन इन 5 सालों में होगा। 1 लाख करोड़ का जो है 1 लाख करोड़ का ये जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, यही इसका जो है एक लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब अगली महत्वपूर्ण बात देखते हैं, ये बात आपको याद आ गया होगा। तो इन सब लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस योजना को एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में डेवलप करने के लिए सरकार जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के माध्यम से इसको जो है विस्तारित कर रहा है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, मैंने बातों बातों में आपको ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिया है, लेकिन इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव है टू अट्रैक्ट इन्हांस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर। जब भी कोई योजना में सरकार स्पॉन्सर करती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक जो उद्देश्य है सरकार का विकसित भारत के बनाने में जो सीढ़ी है, उसी में एक इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आकर्षित करता है इन्वेस्टमेंट को, कि और भी लोग उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये निवेश आए और लोग इसमें काम करें, तो इसके लिए जो है सरकार जो है ये उसका ऑब्जेक्टिव है। और उनको एक प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, इसके लिए एक माहौल दिया जाए, कि इकोसिस्टम दिया जाए, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मार्केटिंग से लेके जो मार्केटिंग चेन टेक्नोलॉजी तक इनको जो है एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क दिया जाए, यही उसका उद्देश्य है। एलिजिबल बेनिफिशियरी इसमें कौन होंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी भी लोन को जब हम देखते हैं कि इसमें कौन एलिजिबल होंगे, किसको हम दे सकते हैं, तो एलिजिबल होंगे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर एंड प्राइवेट फर्म्स, फीसर्स,
फीस फार्मर, फीस वर्कर्स, फीस वेंडर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिशरीज कोऑपरेटिव, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, फीस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज, FFPOs एंड कंपनीज। ये जो हैं एलिजिबल एंटिटीज हैं जिनको इसमें से लाभ मिलेगा और इसमें वो लाभार्थी होंगे। तो इसमें मुख्यतः अगर आप समझें इसको सरल तरीके से, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो लाभार्थी होंगे वो मछुआरे। कौन होंगे? मछुआरे, इंडिविजुअल मछुआरे। साथ ही साथ जो मत्स्य किसान या मत्स्य पालन में लगे हुए किसान, साथ ही जो मछली पालन करने वाले श्रमिक हैं या मछली विक्रेता हैं, या कोई जो मत्स्य क्षेत्र में कोई एसएचजी इन्वॉल्व है, जेएलजी इन्वॉल्व है, वो कर सकते हैं। फिर जो कोऑपरेटिव्स हैं जो मत्स्य पालन करते हैं, फिर मत्स्य पालन करने वाले जो सोसाइटीज़ हैं, और आपका जो एंटरप्रेन्योर हैं या प्राइवेट फर्म्स हैं, ये एलिजिबल हैं इस योजना के तहत। तो ये एलिजिबिलिटी है। अब आते हैं इनकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में जब बैंक के लोन स्कीम में आती है तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या देखा जाता है, जैसे कि एज क्राइटेरिया भी देखा जाता है। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया इंडिविजुअल के केस में 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष का एज क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि फिशरी जो होता है, फिशरी में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होता है, इसलिए एक एज क्राइटेरिया दिया गया है 18 से लेके 60 ईयर्स तक। और एप्लीकेंट बेनिफिशरीज हैविंग ओन लैंड विथ क्लियर टाइटिल free from all encumbrances in case of lease land. Applicant beneficiaries shall have the land lease for a minimum period of 10 years. तो ऐसे मछुआरे जिनके पास लैंड हो, खुद का लैंड हो, जो किसी भी विसंगतियों से दूर हो, साथ ही साथ अगर लीज लैंड किसी ने लिया है तो वो 10 साल के लिए मिनिमम पीरियड पर लीज हो, वो एलिजिबल होगा। और asset created either on own or lease land out of the assistance provided under entrepreneur model shall not be disposed of in any form including by the way of sale, gift, transfer, lease for a period of 10 years from the date of sanction of project। अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जाता है तो चाहे वो खुद की जमीन हो या वो लीज पर हो, 10 साल से पहले वो इसी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, किसी को बेच नहीं सकता है, किसी को लीज पर नहीं दे सकता है। ये एलिजिबिलिटी है मेन। तो आपको याद रखना है कि अगर लीज है तो 10 साल तक का उनका जो है लीज पीरियड होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज है वो डिस्पोज ऑफ अगर एसेट करता है तो वो इंटायर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो उनको मिला है उनको वापस करना होगा। सपोज जो सरकार से बेनिफिट मिला है उसको वापस करना होगा, ये बात कही गई है। और अगर उस पीरियड तक चलाता है, उसको यूज करता है, तो करेगा, उसको यूज कर सकता है। तो ये एक परियोजना की एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है 10 साल का जो लीज पीरियड है, उस लीज पीरियड तक वो अपने एसेट्स को बेच नहीं सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, किसी को सेल नहीं कर सकता। चलिए, ये बात आपको याद आ गई। अगला जो एलिजिबिलिटी है, इन एडिशन द पेनल इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। इसमें बोल रहा है कि सारे सेंट्रल सेक्टर की सब्सिडी को जो तो वापस करना ही पड़ेगा जो असिस्टेंट मिला है, साथ ही साथ जितने साल यूज़ किया है उसका 12% जो है पेनल इंटरेस्ट भी देना होगा। तो ये भी आप याद रख लीजिए कि जितना 10 साल के अंदर अगर वो डिस्पोज ऑफ करता है अपने एसेट्स को, मतलब पैसा लिया है सरकार से और उससे उपयोग करके वो एसेट बनाया है। एसेट बनाना मतलब जैसे एक कुआं बनाया है, तालाब बनाया है, या जो भी बनाया, ये एसेट्स होंगे। तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और 12% पर एनम के आधार पर। और परमिशन लेने होते हैं इसमें जो एप्लीकेंट को, मत्स्य विभाग से परमिशन भी लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट इसका जो गवर्नमेंट एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको एक कमेटी है, उस कमेटी से जो है वो परमिशन लेना होगा। अब आते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्योंकि दो स्कीमें हैं, दो घटक हैं इसके। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब इसका पूरा 100% इम्प्लीमेंटिंग जो है वो सेंट्रल सेक्टर है, फंडिंग वगैरह पैटर्न इसका सेंट्रल सेक्टर है। और एक है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें स्टेट को भी वो कुछ हिस्सेदार दे रहे हैं, फंडिंग पैटर्न में स्टेट को भी कुछ पैसा लगाना होगा।
तो अब आते हैं पहले सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है उसके बारे में जानते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का क्या कहता है, इसमें क्या चीज़ें हमको जाननी है। तो एटलीस्ट ₹100 करोड़ विल बी earmarked अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम कंपोनेंट ऑफ PMSSY। कम से कम 100 करोड़ जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के माध्यम से परिव्यय के रूप में रखा जाएगा, और जो 5 साल के एंटरप्रेन्योर मॉडल में जो है उसका उपयोग किया जाएगा। और ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 से लेके 24-25 जो है वो के बीच इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको जो है इस तरीके से देखेंगे, 100 करोड़ एटलीस्ट मतलब 5 साल का है, तो प्रति साल जो है 20-20 करोड़ जो है एनुअल एक्शन प्लान के हिसाब से जो है ये बात रखी गई है। और सेंट्रल सेक्टर का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा वो कौन होगा? NFDB, मतलब नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो हैदराबाद में है ना, हैदराबाद में है, वो देखता है। The annual allocation for products under entrepreneurship model would depend on the availability of fund under PMMSY and subject to the budgetary allocation। तो जितने सेंटर सेक्टर में अगर मान लीजिए यूनिट है, एक साल में 20 करोड़ अगर वो यूज हो गया तो फिर दूसरे बेनिफिशरीज को नहीं मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ, और योग्य जो होंगे उनको असिस्टेंट मिलेगा। अगर कोई यूटिलाइज नहीं हुआ बजटरी एलोकेशन, तो वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस सेंट्रल सेक्टर में आपको क्या याद रखना है कि 100 करोड़ का एटलीस्ट एक सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम में कंपोनेंट रखा गया है, जो 5 साल में इस्तेमाल होगा, प्रति साल 20 करोड़ रुपए उनको खर्च करने हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में अगली महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैंने कहा कि इसको नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो हैदराबाद में है वो इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और ये नीड बेस्ड बेनिफिशरी ओरिएंटेड फिशरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के आधार पर एंटरप्रेन्योर मॉडल के लिए काम करेगा। और इसका उद्देश्य ये है कि फिशरी सेक्टर्स में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो फ्रेमवर्क के साथ, वो स्कीम के तहत उनको प्रति साल जो है 20 करोड़ के आधार पर बेनिफिशरीज को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू वगैरह लेके उनको ट्रेनिंग देंगे, और फिर उनमें पे वो पैसा लगाएंगे। आगे डिटेल के तौर पर हम लोग देखेंगे भी कि कितना पैसा सेंट्रल देगा, कितना पैसा बैंक देगी, कितना पैसा बोरोवर देगा, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा जो इम्प्लीमेंटिंग सेंटर का होगा, जो NFDB हैदराबाद देखेगा, और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ फंडिंग पैटर्न होंगे। जो भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनको ईयर वाइज जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कंपोनेंट आउटले जो है 2020-21 से लेके 2024-25 का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर मॉडल इन फिशरीज डेवलपमेंट रखा गया है। और ये प्रपोज्ड एलोकेशन जो है बजट में उनको स्टेट को भी रखना होगा, और यहाँ पर कोई अमाउंट की बात यहाँ पर नहीं दिया गया है। और कोई मैक्सिमम लिमिट जो होगा उसके लिए भी जो रिलीज करने वाला है उसके लिए उनके बजट में उसकी जो घोषणा स्टेट भी करेगी। और सेंट्रल का तो एक बजट ऑलरेडी है, क्योंकि उन्होंने अनुमानित इसमें बोला है 20,050 करोड़ का 5 साल में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो फंडिंग पैटर्न अब देखते हैं। जैसे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में फंडिंग पैटर्न तो 100% होगा सेंटर का, लेकिन जो स्टेट में जो फंडिंग पैटर्न्स होंगे वो अलग होंगे। अभी देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम का सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना होगा। तो जो भी प्रोजेक्ट कास्ट होगा उस प्रोजेक्ट कास्ट का 25% जनरल कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम 1.25 करोड़ पर प्रोजेक्ट, 1.25 करोड़ पर प्रोजेक्ट जो है ये इसका फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। और अगर SC ST वुमेन बेनिफिशरीज हैं तो 30%। तो आपका आंसर क्या होगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मैक्सिमम सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 30% फॉर ST SC वुमेन कैटेगरी एंड 25% फॉर जनरल कैटेगरी। और प्रोजेक्ट कास्ट में अगर बोलेंगे
कि मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कास्ट होगा वो 1.2 करोड़ 25 करोड़ होगा, और सीलिंग ऑफ ₹1.50 करोड़ पर प्रोजेक्ट। ये ST/SC वुमेन बेनिफिशरीज के लिए, मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट 1.5 करोड़, और जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट 1.25 करोड़ पर प्रोजेक्ट। और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अगर आप आपके आसपास कोई ऐसा फिशरी का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। मुझे मौका मिला लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया, कभी और दोबारा जाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो उत्पादन होता है। और एक जो इसके जो हितग्राही हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के उसको जो व्यापक पैमाने पे कर रहे हैं। उनको ज्ञान भी है, अनुभव भी है, इसलिए शायद सफल हैं, लेकिन सीखा जा सकता है। तो इस स्क्रीन में आपको इम्पोर्टेंट क्या है, मैक्सिमम सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी 30% फॉर ST/SC वुमेन कैटेगरी, एंड फॉर जनरल कैटेगरी 25% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। मतलब उस प्रोजेक्ट कास्ट का 25% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें 25%, मान लीजिए जनरल कैटेगरी 25% सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया, तो 10% जो है बारोवर देगा, तो 35%, बाकी 65% बैंक का लोन होगा, है ना। ये इस तरह का पैटर्न होगा। जैसे यहाँ बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन आ गया। बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन जो है मिनिमम 10% होना चाहिए। मान लीजिए प्रोजेक्ट का 1 करोड़ का है तो 10% बेनिफिशियरी देगा, 25% जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम देगी, और बाकी जो डिफरेंस है 65% जो है बैंक का लोन होगा। तो बेनिफिशियरी का ये मार्जिन पूछे जाएगा, तो मार्जिन है 10%। जो अभी पिछली बार सवाल पूछा गया, यही सवाल पूछा गया था कि PMSSY योजना में मिनिमम बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 10%। तो ये चाहे सेंट्रल सेक्टर हो या सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हो, दोनों में 10% है, तो आसानी से हमारे साथियों ने कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर सेंट्रल सेक्टर हो, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट पूछा जाए, तो फॉर ST/SC वुमेन कैटेगरी कितना होगा, 30% होगा। मैक्सिमम जो सीलिंग जो है 1.5 करोड़ पर प्रोजेक्ट, और जनरल कैटेगरी में 25%, मैक्सिमम सीलिंग है 1.25 करोड़ पर प्रोजेक्ट। ये आपका ये सीलिंग है मैक्सिमम सेंट्रल सेक्टर का फंडिंग का। अब बेनिफिशरीज का जब मार्जिन 10% है तो अब बचा कितना, 65%। तो 65% जो लोन होगा वो प्रोजेक्ट कास्ट का, वो बैंक से लोन होगा। अगर मान लीजिए ST/SC और वुमेन कैटेगरी के लिए हैं, तो ST/SC और वुमेन कैटेगरी में देखिए सब्सिडी ज़्यादा है, सेंट्रल सेक्टर असिस्टेंट ज़्यादा है, 30% है। तो 30% सेंट्रल सेक्टर मिल रहा है, 10% बोरोवर दिया, तो 40% हो गया, तो 60% लोन होगा। लेकिन जनरल कैटेगरी में लोन जो होगा 65% होगा। चलिए अब आते हैं फिर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अभी जो देख रहे थे फाइनेंशियल असिस्टेंट, हम उसका फंडिंग पैटर्न जो 100% इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, NFDB का हैदराबाद का। अभी है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इसलिए रखा गया है क्योंकि नॉन बेनिफिशरीज और जो बेनिफिशरीज जो हैं फिशरी हैं, उनको इस मत्स्य संपदा योजना में लाने के लिए, मछली उत्पादन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, शामिल करने के लिए ये सरकार ने ये दोनों स्कीम लाई है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कंबाइन होंगे इसमें। अप टू 25% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कास्ट जनरल कैटेगरी के लिए, और ST/SC वुमेन कैटेगरी के लिए 30%। मतलब जो असिस्टेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, वो समान है। लेकिन पहले वाले में जो असिस्टेंट है पूरा केंद्र सरकार देगा, इसमें जो असिस्टेंट है वो दोनों मिल के देंगे। तो दोनों मिल के कैसे देंगे आगे वाले स्क्रीन में हम पढ़ेंगे। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी फाइनेंशियल असिस्टेंट समान है, जनरल कैटेगरी के लिए 25% और ST/SC वुमेन कैटेगरी के लिए 30%, क्योंकि योजना समान है। लेकिन अब फंडिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करेंगे तो फंडिंग पैटर्न 100% बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करेंगे तो फंडिंग पैटर्न होगा, जनरल स्टेट्स हैं तो 60-40 का रेशियो होगा, मतलब 60% केंद्र सरकार, तो 40% जो है स्टेट देंगे। अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट है तो 90-10 रेशियो, मतलब 90% केंद्र सरकार देगा, 10% जो है
स्टेट गवर्नमेंट देगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट एरियाज हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न है, हिमालय स्टेट हैं, वहाँ पर मत्स्य पालन करना, मतलब जहाँ पहाड़े होते हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, तो कितना कठिन होता है। तो इसके लिए जो है फंडिंग पैटर्न है वो 90:10, जनरल स्टेट में 60:40। अभी तो याद आ गया होगा आपको कि दो तरह के स्कीम है इसमें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दोनों स्टेट और सेंट्रल मिलके करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो इम्पोर्टेंट है आपका, जनरल में 25% मिलता है प्रोजेक्ट कास्ट का, और ST SC वुमेन कैटेगरी में 30%, दोनों में समान है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट और गवर्नमेंट का जो फंडिंग पैटर्न है वो 60-40 का होगा नॉर्मल स्टेट में, और 90-10 का होगा हिमालयन स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90-10 का होगा। फॉर यूनियन टेरेटरी इंटायर गवर्नमेंट असिस्टेंट विल बी बोर्न बाय द सेंटर। अब बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन, तो जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन 10% मिनिमम था, तो यहाँ भी 10% मिनिमम है प्रोजेक्ट कास्ट का। और बैंक का जो लोन होगा 65% होगा, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है 25% है, और 10% मार्जिन, तो 35% उनका व्यवस्था हो गया प्रोजेक्ट कास्ट का, तो बचा हुआ 65% जो है बैंक देगी। लेकिन अगर यही स्पेशल कैटेगरी या ST SC और वुमेन कैटेगरी के हैं, तो उनको सेंट्रल से 30% मिलता है, 10% बारोवर देगा, 40% हो गया, और 60% जो है बैंक लोन देंगे। ये बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन है। चलिए अब आते हैं मॉडलिटी एंड गवर्नमेंटल असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो है, जो गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट है वो किस तरीके से रेशियो में मिलेगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाएगा, लेकिन वो जो 25% और 30% बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले दिन सैंक्शन हो गया तो सारी चीज़ें दे देंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट में देंगे, पूरा नहीं देंगे। पहले 20% देंगे, फिर 50% देंगे, और फिर उसके बाद 30% देंगे। ये जो है रेशियो है यहाँ पर। द गवर्नमेंटल असिस्टेंट विल बी रिलीज बाय द एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन 3 installment टू द बेनिफिशरीज लोन अकाउंट एज माइलस्टोन लिंक्ड बैक एंड डेट सब्सिडी इन द रेशियो ऑफ 20-50-30 एक्सप्लेन एज अंडर। तो इनको जो है 3 किस्तों में सरकार के द्वारा मिलेगा बैक एंडेड सब्सिडी उनके लोन अकाउंट में। पहला 20%, दूसरा 50% और तीसरा 30%, मतलब टोटल 100% 3 किस्तों में मिलेगा। ये कौन सी किस्तें मिलेंगी, मान लीजिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 30% गवर्नमेंट है, मतलब 30 लाख गवर्नमेंट देगी, और 30 लाख जो है गवर्नमेंट देगी, 10% बरोबर देगा, और 60% जो है बैंक लोन देंगी। तो जो 30% है वो 20%, 50% और 30% के इंस्टॉलमेंट में जमा होगा लोन अकाउंट में। अब इनके मॉडलिटी क्या होंगे, यहाँ पर देखिए, पहला इंस्टॉलमेंट जो गवर्नमेंट का बैक एंडेड सब्सिडी मिलेगा वो तब मिलेगा जब 20% फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट विथ कमेंसुरेट फिजिकल प्रोग्रेस, मतलब जो प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का, अगर उस प्रोजेक्ट का 20% हिस्सा पूरा हो जाता है ना, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, प्लिंथ लेवल तक हो गया तो भाई पहला किस्त जारी कर दो, लाइक दैट। तो अगर जो प्रोजेक्ट जिस हिसाब से बनाया है कि हम यहाँ पर तालाब बनाएंगे, यहाँ पर वेसल्स बनाएंगे, तो उसका 20% पूरा हो गया तो पहला किस्त, अगर 70% पूरा हो गया तो दूसरा किस्त, और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट जो फाइनल इंस्टॉलमेंट, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा सभी तरीके से, कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया, तो जैसे ही इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्शन आ गया, तो फिर उसके बाद जो है वो जॉइंटली इंस्पेक्शन होगा, जो उनकी कमेटी बनेगी और बैंक का, तो उसके बाद उनको लगेगा कि प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब ये काम चालू हो जाएगा, तब वो फाइनल इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो सब्सिडी 3 हिस्से में, अगर 20% काम हो गया तो पहला किस्त आएगा 20%, दूसरा अगर 70% पूरा हो गया तो दूसरा किस्त जो है 50%, और फाइनल कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, अब स्टार्ट होने के लिए सेटिस्फैक्ट्री अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट आया तो फाइनल किस्त मिलेगा। ये बात कही गई है। अब इसका जो है, इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखिए,
अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको बताया हूँ कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड फिशरीज डेवलपमेंट, और जो आपका एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें, जैसे कि आपको प्राय एक सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, तो आप केवीआईसी लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए अलग है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए अलग है। तो सेंट्रल सेक्टर के लिए ये है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद, और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के लिए स्टेट और यूनियन टेरेटरीज हैं ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। मतलब अगर सेंट्रल सेक्टर कोई सीधे 100% काम कर रहा है इस स्कीम में, तो उसको जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद देखेगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में है जो फंडिंग पैटर्न पे 90 और 10 रेशियो में और 60 और 40 रेशियो में कर रहे हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में स्टेट और यूनियन टेरेटरी होंगे। अब ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या करते हैं, बारोवर का सिलेक्शन करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको शॉर्ट लिस्ट करना है, उनका एप्लीकेशन बैंक में भेजना है, फिर उनको विजिट करनी है, उनको इंस्पेक्शन देना है। मतलब इस सस्टेनेबल जो क्रेडिट जो डिप्लॉयमेंट करना है इसमें साथ देना है, और उनको जो फंडिंग है, असिस्टेंट है, उनको प्रोवाइड कराना है। तो ये स्टेट और यूनियन टेरेटरी का काम होगा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है एनएफडीबी का काम होगा। चलिए, तो इसके जो अगर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट के प्रपोजल आएंगे, उन प्रोजेक्ट के प्रपोजल जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो है इनवाइट किए जाएंगे। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कौन है, एनएफडीबी, वो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा कि इतने बेनिफिशरीज को हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन मिलने के 30 दिनों के अंदर वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करके वो सेलेक्ट करेंगे कि हम इतने प्रोजेक्ट को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, और उनको कम्युनिकेट करेंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो है हम मिलने के बाद, और अदर कोई डॉक्यूमेंट है, कोटेशन है, डिक्लेरेशन है, इसके लिए जो है 30 दिनों के अंदर जो है उनको बोलेंगे कि सबमिट करिए। 30 दिनों के अंदर शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो बेनिफिशरी है उसका अप्रूव प्रोजेक्ट जो है 3 महीनों के अंदर, जो जिस समय से अप्रूवल हुआ है एनएफडीबी, वहाँ से वो शुरू हो जाना चाहिए, बनना शुरू हो जाना चाहिए। और प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम एंड स्टिपुलेटेड प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर। जैसे भी सैंक्शन ऑर्डर हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में पूरा होने में आर्किटेक्ट लगता है, फिर उसके बाद एस्टिमेट लगते हैं, तो उसमें अगर बोला गया है कि जैसे शॉर्टलिस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, तो उस एनएफडी ने उसको अप्रूव कर दिया, बैंक से एडहॉक सैंक्शन आ गए, तो 3 महीने के अंदर उसमें प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जानी चाहिए, और वो कंप्लीट हो जाना चाहिए जो टाइम फ्रेम दिया गया उस आधार पर। तो इसलिए टाइम फ्रेम के लिए कोई समय सीमा यहाँ पर नहीं दी गई है, क्योंकि अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उसका समय सीमा अलग होगा, बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसका समय सीमा अलग होगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में इस जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो स्टेट यूटी हैं, ये भी इनवाइट करेंगे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, और ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई कमेटी बनेगी, वो आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफाई करने के बाद ठीक उस तरह से काम करेंगे जैसा कि फ्रेमवर्क दिया गया, गाइडलाइन दिया गया है। तो ये आज का ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी जो है, शायद कई साथी जान भी रहे होंगे और कई साथी जो हैं नहीं भी जान रहे होंगे, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना क्या है, इसका पीरियड क्या है, इसमें सब्सिडी क्या है, कैपिटल कहाँ से लाएगा बोरोवर, और इनका फंडिंग पैटर्न क्या है, ये जानने की कोशिश की। अब आते हैं क्वेश्चन सीरीज का काम है क्विज। तो तैयार हैं राजू प्रकाश जी, कुछ समझ में आया रितु जी? यस सर। हाँ, बढ़िया समझ में आया ना, मछली पालन करना है आपको रिटायरमेंट के बाद? हम्म। या नहीं? मधुबनी में होता है सर। होता है ना? ओके। हाँ। क्या अपने जब ब्रांच मैनेजर बन जाओगे ना, तो एक दो जो अच्छे मछुआरे हैं या जो इस काम में लगे हुए हैं उनको इसका लाभ पहुंचाना है, क्योंकि एक बहुमूल्य योजना है। मैं भी सर कोशिश। ये सब तो ब्रॉड लेवल पे होता होगा ना।
हाँ, स्टेट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। लेकिन चूंकि हमारी जागरूकता कम है, हम योजना के बारे में जानते हैं लेकिन मत्स्य विभाग से कभी हमने बात ही नहीं किया। तो मत्स्य विभाग के जो महाप्रबंधक हैं, उनके जो इम्प्लीमेंटिंग जो अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करेंगे ना, तो आपको और अच्छा कोरिलेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सेंट्रल सेक्टर में जो है एनएफ एनएफडीबी। भी है, और स्टेट में जो है स्टेट की जो कमिटीज हैं। तो इन लोग बेनिफिशरीज दे देते हैं, और जो बैंक के साथ लिंकेज है उनको भेज देते हैं, उनका प्रोजेक्ट पास हो जाता है। अगर हम लोग संपर्क करेंगे, अच्छे किसान देंगे, तो बैंक की एडहॉक सैंक्शन लगता है, तो अच्छा उसको फायदा मिल जाएगा। जिससे मैं 2-3 प्रोजेक्ट मैं भी देखा हूँ, जिसमें 30-30 लाख रुपए जो है फार्मर को मिल रहा है। कम बड़ी बात है? बताओ, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30 लाख रुपए जो है सेंट्रल सेक्टर का उसको मिल रहा है। कितना राहत है बताइए? 10 लाख रुपए वो दे रहे हैं, 30 लाख गवर्नमेंट दे रहे हैं, 60 जो % है, मतलब 60 लाख जो है आपका बैंक दे। बैंक करना पड़ेगा। और जो 60 लाख दे रहे हैं वो भी एसेट से हम लोग का सिक्योर्ड है ना? जितने भी वो एसेट्स हैं वो सब हमारे यहाँ मॉर्गेज रहते हैं। चलिए, अब हम लोग क्विज का सामना करते हैं, फिर उसके बाद मैं समराइज कर दूंगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल जरा पढ़िए रितु जी, आप पढ़िए, जरा मदद करिए हमारी। क्या सवाल है? Under PMMSY scheme, the components are हम्म। central sector scheme, centrally sponsored scheme, state sponsored scheme, A and B. हम्म। तो आप बताइए A इसका। and B. हाँ जी। A and B होगा आंसर सर। ANB होगा। देखो कितना आसानी से आप पढ़ लिए, है ना? कितना अच्छा जान गए आप तो। होशियार हैं आप तो बहुत, है ना? इंटेलिजेंट है। थैंक यू सर। क्योंकि मैंने इसको अभी बताया आपको कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके जो कंपोनेंट हैं 2 तरह से हैं। एक योजना जो है सेंट्रल सेक्टर की चला रही है, और दूसरी योजना जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां आता है उसमें आप देखिएगा केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, और स्टेट को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाता है कि स्टेट काम करे, हमसे जो पैसा मांगना है हम दे देंगे, लेकिन काम आप करो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में वो काम भी वही देखेगा, सेंट्रल। ठीक है रितु जी, तो इसका आंसर आपने बता दिया। ओके, A एंड B बहुत सही। अगला सवाल हम पढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए सवाल क्या है। Blue Revolution was launched in December 2015 as a centrally sponsored scheme, BRCSS, with an outlay of crore for years. 20,050 crore। ये पुरानी जानकारी है। 2015 में नीली क्रांति के रूप में लॉन्च किया गया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को। इसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक आउटले रखा गया था। वो 3,000 करोड़ का 5 साल के लिए रखा गया था 2015 में। ये पुरानी जानकारी है, इसको नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, इसलिए मेरे PPT में जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल के रूप में था, पुराना सवाल था, ये आ गया। ठीक है, 3,000 करोड़ रखा गया। अभी जो एस्टिमेटेड जो अभी इस बार का है वो है 20,050 करोड़ का, और ये 2020-21 से लेके 24-25 का है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये जरा बताइए जरा। The target of PMMSY is to increase fish production to -million metric tons by 2024-25. ओके, तो जो टारगेट रखा गया है, वो टारगेट कि कितना फिश प्रोडक्शन जो है, कितना मिलियन मेट्रिक टन जो है 2024-25 में बढ़ाना है, तो वो 20 मिलियन जो मीट्रिक टन है वो बढ़ाना है। क्योंकि प्रति हेक्टर 5 टन जो है वो एवरेज होना चाहिए। और टोटल 70 लाख का जो मिलियन जो है वो 70 लाख जो है उसमें एडिशनल वो उत्पादन बढ़ाना एडिशन है। करना है। तो इंक्रीज फिश प्रोडक्शन जो मीट्रिक टन में है वो 20 लाख मीट्रिक टन जो है 2024-25 तक करना है। ये बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये पढ़िए जरा। The target under PMMSY includes reduction of post-harvest losses from the reported 20 to 25% to about। इसमें कहा गया है कि ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, जैसा कि मैंने कहा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, मतलब मछली उत्पादन करने के बाद मार्केट तक लाने तक मछलियां खराब हो जाती हैं, मछलियों का नुकसान हो जाता है। कितना? 20% से लेके 25% तक मछलियां खराब हो जाती हैं।
मतलब 100 रुपए का लाता होगा तो 20-25 रुपए नुकसान हो जाता है। इसको कम करना है इसका उद्देश्य, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, गाड़ी प्रोवाइड करना है, उनको चिल्ड रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो ये जो टारगेट रखा गया है 24-25 तक, वो है 10% का नुकसान हो, इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। ये लक्ष्य रखा गया है 10% का। तो इस 24-25 वाले में 10% का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल पढ़िए जरा। Funding pattern under centrally sponsored scheme for northeastern and Himalayan state is तो 90-10. ये A. फंडिंग पैटर्न दो तरीके है। अगर डिफिकल्ट एरियाज है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न है, हिमालयन स्टेट है, तो उसके लिए फंडिंग पैटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट ने 90 रखा है और स्टेट को 10 रखा है। तो ये उसका उत्तर होगा 90-10। अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़िए। Funding pattern under centrally sponsored scheme for other states 60-40. हाँ, तो सेंट्रली जो स्पॉन्सर स्कीम है, जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन एरियाज को छोड़ दें, तो अदर में 60 सेंट्रल का होगा, 40 जो है वो आपका स्टेट का होगा। और अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम का फंडिंग पैटर्न पूछें तो फंडिंग पैटर्न क्या होगा? 100% सेंट्रल का ही 100। रहेगा। चलो बढ़िया। अगला सवाल पढ़िए जरा, क्या है ये? Key reforms and initiatives under PMMSY scheme are मतलब इसका की रिफॉर्म्स क्या है, क्यों इसकी शुरुआत की गई, क्यों ये इसको अनुमोदित किया ये योजना को? इन्हांस इन्वेस्टमेंट इन वैल्यू चेन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीज़ों को शामिल करने के लिए ये PMMSY लाया गया, ताकि जो मत्स्य उत्पादन में लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़े। क्योंकि जहाँ सेंट्रल सेक्टर योगदान दे रहा है, वहाँ तो आप सोचो 30% दे रहा है, तो बाकी 60% वहाँ इन्वेस्टमेंट लग रहा है ना, लोग उस काम में लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 55 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए योजना चालू की गई। तो ये ऑल इंक्लूजन जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे, की रिफॉर्म्स में शामिल हैं इस योजना में। अगला सवाल पढ़िए जरा, क्या है ये? for individual activities undertaken under PMMSY. The central assistant will be up to dash of the unit dash project cost for general category बताइए कितना है? 25%. 25% है। हाँ, ये गलत, 40 में गलत टिक हो गया है। 25% है। जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनको मैक्सिमम सेंट्रल सेक्टर असिस्टेंट, चाहे वो सेंट्रल स्कीम हो चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, उसमें 25% होगा। और जो ST SC और वुमेन कैटेगरीज हैं, स्पेशल कैटेगरी, उनको 30% होगा। ये आंसर क्लिक गलत हो गया है, इसको सही करें, 25% है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। न्यू New टेक्नोलॉजी, technologies. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसमें पेन कल्चर, बायो फ्लॉक और एक्वाफोनिक्स, मतलब इसमें क्या है कि जैसे वेसल्स में समुद्र के अंदर जाते हैं मछुआरे ना, तो उनमें बायो टॉयलेट्स भी है और एक्वाफोनिक्स है। इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। ये वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, तो इनमें ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला, एज क्राइटेरिया प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, एज क्राइटेरिया क्या है बताइए? 18 से 60 years. 18 से 60 वर्ष। वाह, आपको देखो कितना अच्छा होता है ना, फायदा होता है ना सेशन में पढ़ने का। हम्म। Yes, तो sir. आपको ये जानकारी सीखने मिला कि 18 से 60 वर्ष का इनका एज क्राइटेरिया है। और इनकी सब्सिडी, जो सेंट्रल सेक्टर असिस्टेंट के बारे में भी आपको आइडिया मिला, इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में आइडिया मिला। तो आप अपने सकारात्मक विचार रखते हैं, संडे को परिवार के साथ टाइम देने के बाद भी थोड़ा समय निकाल के आप सीखते हैं। तो यही वो थोड़ा थोड़ा समय है जब आप अपने जीवन का निर्माण करते हैं। जब भी वक्त मिले थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अगर ऐसी कोई सेशंस होती है तो आप ज़रूर आइए, चाहे एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया हो या एग्जामिनेशन होने वाला हो, तो आप समय निकाल कर जरूर पढ़िए। क्योंकि जिस तरह दैनिक जीवन में आप सभी काम को करते हैं, ठीक उसी तरह अध्ययन के लिए भी समय होना चाहिए। थोड़ा समराइज कर देता हूँ और ये सेशन क्लोज कर देता हूँ। प्रधानमंत्री, जो PMMSY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड फिशरीज डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, जो मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसका जो उद्देश्य है, मछली उत्पादन और उसकी प्रौद्योगिकी, उसकी क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और उसको आधुनिकता से जोड़ने के लिए और सशक्त वैल्यू चेन, साथ ही साथ फिशरीज के लिए सामाजिक कल्याण की चीज़ों के लिए फ्रेमवर्क बनाना है। इस योजना का जो ड्यूरेशन है 5 साल का है, 2021 से लेके 24-25। इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए जाएंगे वो उनका जो फंडिंग पैटर्न जो होगा, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयज है तो 90-10 का है। अगर इसका अदर स्टेट में है तो 60-40 का है। इसमें किसको बेनिफिट होगा? जो भी फिशरीज हैं, फिश फार्मर हैं और मछली उत्पादन से जुड़े लोग हैं, फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जेएलजी है, प्राइवेट फर्म्स हैं और डिफरेंट एबल पर्सन भी हैं। और इस योजना में जो एज होगा 18 से 60 साल होंगे। और इसके लिए दो ही घटक हैं, दो जने काम कर रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद देखता है, और एक है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उनके माध्यम से ये योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए जाते हैं, जनरल कैटेगरी में 25% और आपका स्पेशल जो आपके वुमेन SC ST हैं उनमें 30% है। और यूनिट कास्ट जो है उसमें दिया गया है, यूनिट कास्ट जो अलग अलग हैं, से ऑर्नामेंटल फीस है तो उनके लिए 3 लाख होंगे। फ्रेश वाटर ऑर्नामेंट फीस अलग होंगे, 1 करोड़ होंगे। तो अलग अलग नीड बेस या उस प्रोजेक्ट के आधार पर उसकी यूनिट का कॉस्ट रखा गया है। वो आप उसमें देख लेंगे। बाकी जो मेन चीज़ें हमने उसको कवर किया है यहाँ पर। आज के सेशन में आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। मदन जी, आपको कुछ जानकारी मिली? मदन सिंह रावत जी। नेहा कुमारी जी। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलिए, तो कोई बात नहीं। हमारे साथी लोग अपना माइक ऑन नहीं कर रहे हैं, तो यहीं माइक ऑफ करते हैं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आज विदा लेते हैं। कल मुलाकात करेंगे फिर नए सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी के गीत गाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।